स्टार्ट करने वाले 11th क्लास की केमिस्ट्री से। आज हम फर्स्ट चैप्टर सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो हम 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ये जो हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, इसे हमने 3 पोर्शंस में डिवाइड कर रखा है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ज़रा सा जान लेते हैं इनके बारे में भी। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनका मतलब क्या होता है भाई। फिजिकल का मतलब क्या होता है, हम ना अब पढ़ेंगे कि आसपास जो भी हमारे मटेरियल होते हैं उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली वो प्रॉपर्टीज़ होती है ना जिनको ना हमें कोई केमिकल रिएक्शन ना करना पड़े जिनको देखने के लिए। मतलब कलर हो गया, डेंसिटी हो गई, मास हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज़ में आती हैं। और इन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक जिन्हें हम मेजर कर पाएँ और एक जिनको हम मेजर ना कर पाएँ। जिनको मेजर कर पाएंगे उनके लिए तो फिर हमारे लिए न्यूमेरिकल्स होंगे, हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और इनकी वैल्यूज़ को निकालेंगे, इनके डिफरेंट फॉर्मूलेज को पढ़ेंगे इस फिजिकल केमिस्ट्री में। जो नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे, नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ में कलर वगैरह पढ़ेंगे जिन्हें हमें लर्न करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हम फिजिकल केमिस्ट्री में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। हमारे आसपास जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल्स तो हम जानते ही हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स। ये नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स होते हैं, लेकिन कभी कभी ना मैं ये वर्ड सुनते ही ऐसा लगने लगता है नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स होंगे तो इन्हें हम खुद नहीं सिंथेसाइज कर सकते, ये गॉड गिवन मतलब गॉड गिफ्ट होते हैं। ये तो बात ठीक है, मतलब ये हम नहीं, मतलब ये नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इन्हें हम खुद भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, है ना। ये जो थ्योरी थी ये अब हम नहीं सोच रहे, ये बहुत पहले लोग सोचते थे, इसे कहते थे वाइटल फोर्स थ्योरी, है ना। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ना 3 बातें कही जाती है कि एक तो ये होते हैं नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स, और इनको ना पहले हमें ऐसा लगता था वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कि इनमें एक ऐसा फोर्स होता है जो हम नहीं बना सकते, हम ना इन्हें सिंथेसाइज नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले एक साइंटिस्ट था वोलर ने पता है क्या करा, वोलर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका नाम है यूरिया को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करके बना दिया, है ना। लेबोरेटरी में यूरिया बना के दिखा दिया। किससे बनाया था भाई, एक चीज़ होती है अमोनियम साइनेट, है ना, ये अमोनियम साइनेट होता है, इसको हीट करा तो हमारा यूरिया अपने आप डेवलप हो गया। तो यूरिया डेवलप कर दिया तो उसके बाद तो कोल्बे ने एसिटिक एसिड जनरेट करी, बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरेट हुए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। फिर ये बात आई नेचुरली अकरिंग होते हैं लेकिन हम इन्हें लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। दूसरी बात जो इनकी होती है ना कि ये ज़्यादा कोरोसिव नहीं होते। अगर ऑर्गेनिक एसिड्स होंगी तो वो वीक एसिड्स होंगी, ऑर्गेनिक बेसिस होंगे तो वो वीक बेसिस होंगे, ज़्यादा कोरोसिव नहीं होते, है ना। और तीसरी बात ये होती है, एक तो ये मतलब ज़्यादा कोरोसिव नहीं होते, और तीसरी बात भाई ये होती है कि इनमें कार्बन दिखता ही दिखता है ना। कार्बन जो है वो बेस है, बेस बैकबोन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें कार्बन दिख जाता है, तो हमें कार्बन दिखता ही दिखता है। और जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स नहीं होते उन मटेरियल्स को हम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कहते हैं, जिनमें मतलब जैसे कि अभी हम कुछ एसिड्स को भी डिस्कस करेंगे। हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें हमें कार्बन नहीं दिख रहा, ये तो क्लोरीन है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है ना। फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, ये सब इनऑर्गेनिक में आते हैं। ये CH3COOH, है ना, ये सब ऑर्गेनिक में आते हैं। ऑर्गेनिक में हम IUPAC वगैरह भी सीखेंगे। अभी तक जो हमने थोड़ी बहुत IUPAC सीखी है वो तो बहुत बेसिक लेवल की है। इस बार जो IUPAC सीखने वाले हैं वो बहुत खतरनाक, बहुत अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई अगर 2 ग्रुप्स आ गए साइमल्टेनियसली, है ना, एसिड का भी आ गया, एल्डिहाइड का भी आ गया, तो कैसे नेमिंग करेंगे, है ना, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे,
बहुत अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स की हम नेमिंग करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिकली हमारे 2 चैप्टर्स आएंगे, एक तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम बेसिकली कुछ चीज़ें पढ़ेंगे ऑर्गेनिक से रिलेटेड कि कैसे कैसे इंटरमीडिएट्स वगैरह बनते हैं, वो तो सीखेंगे हम। और दूसरा हमारा आएगा हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, फिर उनके टाइप्स की सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कैसे बनते हैं, वो सब बहुत इंटरेस्टिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके बाद इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में ना मेटलर्जी वगैरह भी सीखेंगे हम, है ना। तो ये सब हमारा पूरा केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आज हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एसिड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिनके नेम्स हमें अच्छे से पता होना चाहिए। एक जिनमें आता है फॉस्फोरिक एसिड। हम अब याद रखेंगे फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला। ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड है, इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड है, इस एसिड को हम अच्छे से याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को याद करने में हमें हेल्प करेगा। ये हमारा होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4। एक हमारा होता है भाई फॉस्फेट आयन, वो हम इससे ही सोच लेंगे भाई फॉस्फेट आयन क्या होता है, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। हमें जितने भी H दिख रहे हैं ना उसका हम चार्ज बना देंगे। मतलब फॉस्फेट आयन क्या होगा? फॉस्फेट आयन होगा PO4 3-, ये फॉस्फेट आयन होता है। एक होता है हमारा फॉस्फाइड आयन। फॉस्फाइड आयन क्या होता है अभी हम देखेंगे ना, सब में यही फॉलो हो रहा है भाई। फॉस्फाइड आयन में क्या होता है, बस एक O कम कर देना होता है। एक O अगर हम इसका कम कर देंगे तो हमारा बचेगा PO3 3-। इसको हम फॉस्फाइड आयन कहते हैं। और अगर हम सारे के सारे ऑक्सीजन एटम को हटा दें, सारे ही ऑक्सीजन एटम्स को हटा दें, तो जो बचता है उसे फॉस्फाइड आयन कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, फॉस्फेट, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड। ऐसे ही सारी चीज़ों के लिए होता है। जैसे अगर हमें पता हो सल्फ्यूरिक एसिड, एक हमारा होता है सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फेट आयन क्या होगा जान लेते हैं भाई। सल्फेट आयन क्या होगा? SO4 2-। 2 हाइड्रोजन दिख रहे थे ना तो 2 वैलेंसी चढ़ा दी। सल्फाइड आयन क्या होगा भाई? सल्फाइड आयन इसका बस एग्जैक्टली एक O कम कर दो। एक होता है सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन क्या होता है? सारे ऑक्सीजन हटा दो, ये हमारा सल्फाइड आयन होता है। ऐसी हमारी एक एसिड होती है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का वैसे तो फॉर्मूला होता है HNO3। एक होती है नाइट्रिक एसिड और एक हमारा होता है नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन पता ही क्या होता है? नाइट्रेट आयन होता है जितने H दिख रहे हैं उतना चार्ज चढ़ा दो। एक होता है नाइट्राइट आयन, इसका एग्जैक्टली एक O कम कर दो। और एक होता है नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन में क्या होता है? नाइट्राइड आयन में सारे ऑक्सीजन हटा देते हैं, अकेला नाइट्रोजन बचता है भाई। और अकेला नाइट्रोजन, इसका नंबर है 7th। याद रखना पड़ेगा, नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है। तो इसकी वैलेंसी देखो, 7 मतलब 2,5, इसकी वैलेंसी होती है 3। जिसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। इसलिए नाइट्राइड आयन की वैलेंसी N3- होती है। एक नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव चार्ज। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं N3-, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते कि N3 नीचे और माइनस, ये हमारी दूसरी चीज़ हो जाती है। इसको हम अजाइड आयन कहते हैं। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। इस पे 1 नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव का चार्ज है, इस पे 3 नाइट्रोजन पर 1 नेगेटिव का चार्ज है। इसे हम अजाइड आयन बोलते हैं। ये हमारा नाइट्राइड आयन है, नाइट्राइड आयन। ऐसे हमारा एक कार्बोनिक एसिड होता है भाई, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला जानते हो? H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड है। तो कार्बोनेट आयन क्या होगा भाई? कार्बोनेट आयन होगा जितने H दिख रहे हैं उतना चार्ज चढ़ा दो, ये कार्बोनेट आयन होता है। ये हमारा होता है कार्बोनेट आयन। अब ना एक चीज और सीखनी है, कुछ होती है बाइकार्बोनेट।
बाइकार्बोनेट क्या होता है भाई? बाइकार्बोनेट अगर हमें बनाना हो ना तो बस कार्बोनेट में एक H+ जोड़ देना होता है। कार्बोनेट है क्या? कार्बोनेट है CO3 इसमें एक H+ जोड़ देंगे तो एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा जो बचेगा इसे बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं। ऐसे ही सोचो बाइसल्फेट क्या होगा? बाइसल्फेट होगा, इसमें बस हमें एक H+ जोड़ देना होता है, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाता है तो इसे बाइसल्फेट कहते हैं। बाइसल्फाइड क्या होता है? बाइसल्फाइड होता है इसमें एक H+ जोड़ दो, प्लस माइनस कैंसिल, ये बाइसल्फाइड होता है। बाइसल्फाइड क्या होता है? एक H+ जोड़ो, एक प्लस एक माइनस कैंसिल, इसको हम बाइसल्फाइड आयन कहते हैं, है ना। बाइफॉस्फेट आयन क्या होगा भाई? बाइफॉस्फेट में इसमें एक H+, बाइफॉस्फाइड, बाइफॉस्फाइड, है ना। बाय का मतलब होता है एक H+ जोड़ दो, बाय का मतलब होता है एक H+ उसमें एक्स्ट्रा जोड़ दो। तो ये सारे हमारे कुछ बेसिकली आयन्स होते हैं जो हम याद रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ना कुछ एसिड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, तो एक बात जान लो, अगर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है तो एक हमारा होता है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO3, यानी इसका बस एक ऑक्सीजन कम कर देना है। सल्फ्यूरिक होता है H2SO4, सल्फ्यूरस क्या होगा? एक O कम कर देंगे H2SO3। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड है HNO3, तो नाइट्रस एसिड होगा HNO2। नाइट्रस एसिड क्या होता है? नाइट्रस एसिड होता है HNO2। ये हमारा नाइट्रस एसिड होता है अभी HNO2, ये हमारा नाइट्रस एसिड है। ऐसे सल्फ्यूरस एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4। इसके केस में ना फॉस्फोरस एसिड तो बहुत कम यूज होता है, हम जनरली यूज करते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड है ना भाई हमारा, फॉस्फोरिक एसिड तो है H3PO4, एक होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? ऑर्थोफॉस्फोरिक होता है इसका एक को कम कर दो। फॉस्फोरस एसिड भी कई जगह हम यूज कर लेते हैं, जनरली ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं। तो H3PO3 मतलब दोनों के फॉर्मूले सेम होंगे। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होगा H3PO3 और ये हमारा फॉस्फोरस एसिड भी है। ये हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक हो गया। एक हमारा पता है क्या होता है? एक हमारा होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसको भी जान लेते हैं भाई। मेटाफॉस्फोरिक क्या होता है? जो भी हमारा ये फॉस्फोरिक एसिड है ना, इससे एक H2O कम कर देंगे। मेटा हर केस में जब भी मेटा वाली एसिड होती है ना, वो ऑर्थो से एक पानी कम होती है। अगर हम इसका एक पानी हटा देंगे तो बाकी बचेगा HPO2। ये हमारा मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और मेटाफॉस्फेट आयन क्या होगा? मेटाफॉस्फेट आयन क्या होगा भाई? मेटाफॉस्फेट आयन होता है जितने H दिख रहे हैं उसे चार्ज पर चढ़ा दो, इसको हम मेटाफॉस्फेट आयन कहते हैं। इसे मेटाफॉस्फेट आयन कहते हैं। ये हमारा मेटाफॉस्फोरिक एसिड हो गया और मेटाफॉस्फेट आयन हो गया। इसके बाद एक एसिड और होती है, मतलब अगर हमें कोई पूछे सोडियम मेटाफॉस्फेट क्या होता है, तो हमें पता है मेटाफॉस्फेट में PO2 जिसकी वैलेंसी 1 आनी है और सोडियम की वैलेंसी हमें पता है ये Na विद वैलेंसी 1 होती है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे कंपाउंड्स लिख सकते हैं, क्योंकि आगे हम मोल कंसेप्ट सीखेंगे तो उसमें ना बीच बीच में ये फॉर्मूलेज आ जाएंगे कि भाई हमारे पास इतना ग्राम सोडियम मेटाफॉस्फेट है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि सोडियम मेटाफॉस्फेट क्या होता है तो हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले थोड़े से बेसिकली फॉर्मूलेज सीख लेते हैं, है ना। अभी एक हमारा होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? पायरो होता है इसमें से ना, ये जैसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, इसका आधा पानी कम कर देंगे। आधा पानी का मतलब क्या होता है? आधा पानी का मतलब होता है एक H और आधा O। भाई H2O का आधा तो यही होगा, एक H और आधा O। अब इनको माइनस करेंगे तो 2 हाइड्रोजन बचेंगे, एक फॉस्फोरस, और ऑक्सीजन कितना बचेगा भाई? 3 में से आधा गया, यानी 2.5 ऑक्सीजन बचेगा। लेकिन इसका फॉर्मूला थोड़ा प्रॉपर वे में लिखेंगे, H4P2O5। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2.5 अच्छा सा नहीं लग रहा था ना। तो ये हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड होता है। और पायरोफॉस्फेट आयन क्या होता है भाई? पायरोफॉस्फेट आयन होता है जितने H दिख रहे हैं उसका चार्ज बना दो।
ये हमारा पायरोफॉस्फेट आयन होता है, ये हमारा होता है पायरोफॉस्फेट आयन। तो बेसिकली ये हमारा पायरोफॉस्फेट, ऐसे ही बोरिक एसिड का चलता है। बोरिक एसिड का फॉर्मूला H3BO3, तो मेटाबोरिक एसिड होगा, फिर हमारा पायरो, ऐसे करके हमारा निकल जाता है। तो अगर हम बेसिक कंसेप्ट याद रखेंगे तो इजी रहेगा हमारा कि हर बार क्या होता है, हर बार ना अगर ऑर्थो एसिड पता है तो मेटा एसिड कैसे पता चलता है, उसका बस एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो। और पायरो कैसे निकलता है भाई, पायरो उसका हाफ वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करके बन जाता है ना। इसके अलावा 5 आयंस और हैं जो हम पढ़ेंगे, 5 नेगेटिव आयंस और पढ़ने वाले हैं हम। वो 5 नेगेटिव आयंस जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, इन्हें हम सीक्वेंस में ही याद रखेंगे। परक्लोरेट, परक्लोरेट के बाद आता है क्लोरेट, क्लोरेट के बाद आता है क्लोराइड, इसके बाद आता है हाइपोक्लोराइड, और फाइनली आता है क्लोराइड। हमारे कुछ आयंस होते हैं, परक्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड। अगर हम इसे सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो याद करना बहुत आसान होगा। परक्लोरेट क्या होता है, परक्लोरेट होता है ClO4-, क्लोरेट क्या होता है ClO3-, क्लोराइड क्या होता है ClO2-, हाइपोक्लोराइड क्या होता है ClO-, क्लोराइड क्या होता है Cl-। बहुत आसान है ना। ये भी बीच बीच में हमें मिलेंगे, परक्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड। देखो जैसे हमने ये सीखा है कि कोई भी एसिड हो उसके H आयन निकालकर हम क्या बना सकते हैं, आयन बना सकते हैं। अगर हमें ये पता है परक्लोरेट आयन ये है तो हम ये भी बता सकते हैं, पता है कि परक्लोरिक एसिड क्या होगा। परक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है जितना इस पर आयन है उतना इसको चार्ज दे दो। ये परक्लोरिक एसिड होता है, परक्लोरिक एसिड। भाई देखो जब भी हमारी कोई एक एसिड होती थी, एक एसिड में से हम H- हटा देते थे, जितने H दिख रहे हैं वो हटा देते थे और चार्ज लगा देते थे, तो 8 आयन बन जाता था। याद करो यही तो होता था। फॉस्फोरिक एसिड है, इसके जितने H हटाए, जैसे नाइट्रिक एसिड है, जितने H हटाए चार्ज लगा दिया तो हमारा नाइट्रेट बन जाता है, 8 आयन बन जाता है। और पता है अगर हम ये जो एक एसिड है इसका अगर हम एक O कम कर दे, एक एसिड का एक O कम कर देते हैं तो अस एसिड बन जाता है। ये तो हमें पता है ना। जैसे फॉस्फोरस एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, एक का एक O कम करते हैं तो अस एसिड बन जाता है। और पता है अगर 8 का हम एक ऑक्सीजन कम करते हैं, अगर हम 8 का एक ऑक्सीजन कम करते हैं तो आइट बन जाता है। और पता है अगर अस में, ये भी जान लो, अगर अस में हम हाइड्रोजन हटा देते हैं, अगर अस में हाइड्रोजन हटा देते हैं तो आइट बन जाता है। अस में हाइड्रोजन हटा देते हैं, किसी अस वाले में से हाइड्रोजन हटाएंगे तो आइट आयन बचेगा। जैसे सल्फ्यूरस एसिड पता है ना, सल्फ्यूरस होता है H2SO3, इसका हाइड्रोजन हटाएंगे और चार्ज चढ़ाएंगे ना तो ये हमारा कौन सा आयन होगा, ये हमारा सल्फाइड आयन होगा, सल्फाइड आयन। तो ये बात हम जान लेते हैं, याद रखने की कोशिश भी करेंगे, है ना। जैसे ये है तो ये होगा हमारा परक्लोरिक एसिड, इसका ये जो हमारा कंपाउंड है इसका नाम है परक्लोरिक एसिड। क्लोरेट आयन है ClO3-, तो क्लोरिक एसिड होगा HClO3, ये हमारा क्लोरिक एसिड होगा, क्लोरिक एसिड। आइट का अस बनता है भाई, आइट और अस कनेक्टेड है ना। इसमें अगर आइट में H+ जोड़ेंगे तो अस बन जाएगा। मतलब ये जो एसिड होगा HClO2, ये HClO2 होगा क्लोरस एसिड। आइट का अस बनता है क्लोरस एसिड। ऐसे ये होगा हाइपोक्लोरस एसिड, है ना। HClO जो होगा वो होगा हाइपोक्लोरस एसिड। एक होगा हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस एसिड को तुम जानते हैं HCl, इसको कहेंगे हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। और ये हमारा HCl है ही, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये 5 आयंस पता होने चाहिए। इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे आयंस वो ये हैं ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। इन 3 ऑक्साइड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इन तीनों में क्या चीजें होती है। ऑक्साइड क्या होता है भाई, ऑक्साइड होता है एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव का चार्ज। ये तो हम करते हैं, ये नॉर्मल ऑक्साइड्स निकालते हैं, है ना। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, एक ऑक्सीजन उस पर 2 नेगेटिव का चार्ज, है ना।
क्योंकि ऑक्सीजन 8 नंबर पर होता है 2,6, जिसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वैलेंसी 2 होगी, तो O2-। इसमें और परऑक्साइड में क्या फ़र्क है? परऑक्साइड क्या होता है? O2-2-। इसमें एक ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव का चार्ज है, इसमें 2 ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव का चार्ज है, 2 ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव का चार्ज। जैसे अगर हमें कोई कहे कि बताओ सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, तो सोडियम ऑक्साइड होगा, सोडियम ये है, ऑक्सीजन ये है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ये होगा सोडियम ऑक्साइड। कोई कहे पोटेशियम ऑक्साइड, वो होगा K2। कोई कहे पोटेशियम पर ऑक्साइड क्या होता है? पोटेशियम पर ऑक्साइड। पोटेशियम पर ऑक्साइड कैसे निकालेंगे? पोटेशियम लिखा, पर ऑक्साइड लिखा, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी 1 होती है ना, तो ये ऐसे बन जाएगा K2O2, ये पर ऑक्साइड बन जाएगा। सुपर ऑक्साइड क्या होता है? सुपर ऑक्साइड होता है 2 ऑक्सीजन है लेकिन उन पर एक ही नेगेटिव चार्ज है। ऑक्साइड होता है 1 ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, पर ऑक्साइड होता है 2 ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव। एक पढ़ेंगे सुपर ऑक्साइड, जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम और सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम की वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1, तो KO2 ये होता है हमारा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ये हमारा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होता है। तो ये सब हमें याद रखने हैं। अभी फाइनली हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, हम थोड़ा उल्टा शुरू करेंगे। हम सबसे पहले मोल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले मोल कंसेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में शुरुआत तो हमारे कुछ लॉज से होती है, वो लॉज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कंसंट्रेशन टर्म्स भी बीच बीच में हमारी यूज़ होंगी, तो पहले ही डिस्कस कर लेते हैं मोल कंसेप्ट के बारे में, है ना। मोल कंसेप्ट क्या होता है? कंसंट्रेशन टर्म्स पता है क्या होती है? कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं जो ये बताए कि मटेरियल कितना कंसंट्रेटेड है और कितना डाइल्यूट है। हम ये तो जानते हैं कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि पानी कम होगा और एसिड ज़्यादा होगा, जैसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या डिफरेंस होता है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में पानी ज़्यादा होता है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में पानी ज़्यादा होता है और एसिड कम होता है, लेकिन फिर भी क्या प्रोपोर्शन होगा, कितना पानी कितना एसिड होगा, ये एग्जैक्टली जानने के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज़ करते हैं। तो उससे पहले हमें ये मोल कंसेप्ट डिस्कस करना पड़ेगा। मोल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी बातें इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो मोल है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है, और ये नंबर यहाँ जनरेट कैसे हुआ, इतनी ही वैल्यू क्यों, और इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए ना तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड है। इतना बड़ा मैग्नीट्यूड है मतलब कि अगर मेरे पास अगर इतने पेन्स हो ना, और मैं 1 लाख पेन रोज़ यूज़ करूँ, 1 लाख पेन रोज़ यूज़ करूँ, तो मेरी ऐसी 100 जनरेशन्स, है ना, आने वाली 100 जनरेशन्स तक ये वैल्यू ख़त्म नहीं होने की, इतनी बड़ी वैल्यू है ये। रोज़ 1 लाख पेन ख़त्म करूँ, रोज़ 1 लाख पेन ख़त्म करूँ, तब भी 100 जनरेशन्स भी इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगी रोज़। तो बहुत ही बड़ा मैग्नीट्यूड है, और ये मैग्नीट्यूड आया कहाँ से ये भी हम सुनेंगे। इस नंबर को हम बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर होता क्या है भाई? पहले हम एक कार्बन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक कार्बन एटम का जो नंबर होता है वो 6 होता है, मास होता है 12। अगर इसमें हम ध्यान से सोचें तो इसमें 6 तो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, 6 तो प्रोटॉन्स होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स इन दोनों को माइनस करके पता चलता है, और नीचे वाला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। तो अभी इसमें 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं एक कार्बन एटम के मास की बात करूं, एक कार्बन एटम का मास कितना होता है, तो एक कार्बन एटम का मास होगा 6 जो भी मास ऑफ प्रोटॉन हो, प्लस 6 जो भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, प्लस 6 जो भी मास ऑफ न्यूट्रॉन हो। अब हम जान लेते हैं एक प्रोटॉन का भी, इसमें 6 प्रोटॉन है। अगर हमें ये पता चल जाए एक प्रोटॉन का मास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, तो हम एक कार्बन एटम का मास निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? हमें पता होना चाहिए एक प्रोटॉन का मास जो होता है ना, एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये, और एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है कितना होता है, 9.31 इंटू 10 की पावर -31, ये केजी में होता है। अगर ग्राम में करना हो तो 28 आ जाएगा।
एक मास ऑफ न्यूट्रॉन भी 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है, लगभग इतना ही है ना। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा मास ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है इनमें, है ना। न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अभी अगर हम एक कार्बन एटम की बात करें तो उसमें 6 तो प्रोटॉन है। ये पूरी वैल्यू ना, इस पूरी वैल्यू ये रिपीट कर रही है, तो इसको हम पूरे की पूरी वैल्यू को 1 AMU मान लेंगे। इतना ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU, इतना ग्राम हमने मान लिया 1 AMU। ये इसको जब हम AMU में सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/1837 AMU, और इसको ये भी 1 AMU है अप्रोक्सीमेटली। इसको लगभग हम 0 AMU की तरह ट्रीट करेंगे। इस बात का मतलब समझते हैं हम, इसका मास है 1/1837 AMU, मतलब ये बहुत कम वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, पता है जब ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होंगे तब जाकर उनका जो मास है ना वो एक प्रोटॉन के मास के बराबर हो पाएगा। 1800 कुछ, मतलब लगभग 2000 इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठा होंगे तब जाकर उनका मास एक प्रोटॉन के बराबर आएगा, है ना। तो मतलब ये बहुत हल्के होते हैं, इतने हल्के होते हैं कि इनका मास हम भाई जब हम प्लस माइनस करेंगे तो इसका मास निगलेक्ट कर देंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन को मासलेस मानते हैं लेकिन होते नहीं है, इनका मास होता है लेकिन बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का, इनके और इनके कंपैरिजन में बहुत हल्का। मतलब लगभग 2000 इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठा होंगे तब जाकर वो एक प्रोटॉन का मास बना पाएंगे, बहुत हल्के होते हैं। तो इसीलिए मास ऑफ प्रोटॉन तो हम 1 AMU मानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम 0 मानते हैं, और भाई मास ऑफ न्यूट्रॉन हम मानते हैं 1 AMU। ये 0 AMU क्यों लिया, है ना। इसमें अगर प्रॉब्लम हो कि भाई इनके भी तो मासेस कम ही है, देखो इनके कंपैरिजन में इसका मास कुछ ज़्यादा ही कम है, कुछ ज़्यादा ही कम है। 1/1837 बहुत ज़्यादा कम है ना। अगर हम इनको प्लस भी करेंगे, सोचो 1 में अगर मैंने 1/1837 ऐड कर दिया तो लगभग आंसर 1 ही आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने का, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसको लगभग 0 निगलेक्ट कर देंगे। अभी देखो क्या आएगा, 6 AMU प्लस 6 AMU, इसको सॉल्व करके आएगा 12 AMU। मतलब एक कार्बन एटम का वेट पता है कितना होता है, 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये तो एक कार्बन एटम का मास है, एक कार्बन एटम का मास होता है 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये तो बस एक कार्बन एटम उठाया, उसका मास है इतना। लेकिन देखो भाई इसे हम सॉल्व भी नहीं करने के, हम अब बात करेंगे 1 मोल की। 1 मोल अगर हम बात करें कि जो 1 मोल कार्बन एटम है उसका वेट क्या होगा भाई, 1 मोल कार्बन एटम का वेट पता है कितना होगा, 1 मोल कार्बन एटम का वेट होगा, देखो भाई ये तो एक कार्बन एटम का वेट है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक कार्बन का इतना वेट है, इसको हम 1 मोल में होते कितने हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं ना। तो एक कार्बन एटम का वेट अगर इतना है तो 1 मोल कार्बन एटम का वेट क्या होगा, ये एक कार्बन का वेट इंटू 1 मोल। 1 मोल क्या है भाई, जैसे एक कार्बन एटम का वेट इतना है तो 2 कार्बन एटम का वेट क्या होगा, इसका डबल, 3 का क्या होगा, ट्रिपल कर देंगे। ऐसे ही 1 मोल का मतलब होता है इतने एटम्स का कितना वेट होगा। इसको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे ना, पता है ये इनको मल्टीप्लाई करके 10 आता है, इनको मल्टीप्लाई करके 10 आता है, 10 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा, 10 की पावर 24, 10 की पावर 24 और 10 की पावर -24 कट जाएंगे और बस 12 बचेगा, 12 ग्राम। तो कितनी अच्छी सी बात है ना कि एक कार्बन एटम का वेट है 12 AMU और एक मोल कार्बन एटम का वेट होते है 12 ग्राम। हमसे कोई पूछे इन दोनों में से ज़्यादा कौन है, तो हम क्लियरली बता सकते हो ऑब्वियसली भाई 12 ग्राम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक कार्बन एटम का वेट है। 1 मोल का मतलब पता है क्या होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स जब इकट्ठा हुए तब उनका मास जाकर सिर्फ 12 ग्राम बैठ पाएगा, ठीक है। तो ये 12 ग्राम इसका वेट होता है। ये 1 मोल की वैल्यू पता है आई कहाँ से है, ये इसका AMU का रेसिप्रोकल ही है। अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ये 1/1.67 इंटू 10 की पावर -24 के इक्वल होता है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल टर्म्स है ये, है ना, क्योंकि हमें पता है
कि भाई ऐसे हम एक ऑक्सीजन की भी बात कर सकते हैं कि एक ऑक्सीजन एटम नंबर होता है 8, 8 का डबल 16, तो इसका जो वेट होगा वो होगा 16 AMU। और अगर 1 मोल ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का वेट कितना हो जाएगा 16 ग्राम। 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं, है ना। तो उनका वेट कितना हो जाएगा, उनका वेट हो जाएगा 16 ग्राम। ऐसे हम हीलियम की बात कर सकते हैं। एक हीलियम एटम का वेट कितना होगा भाई, एक हीलियम एटम का वेट पता है कितना होगा, एक हीलियम एटम का वेट होगा 4 AMU। और एक मोल हीलियम एटम का वेट कितना होगा 4 ग्राम। तो ये है हमारा थोड़ा सा मोल कंसेप्ट, है ना। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, और इसके अलावा बस एक फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है, और मोल कंसेप्ट के सारे क्वेश्चंस अभी हम देखेंगे, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे सिर्फ इस एक फॉर्मूला से। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, नंबर ऑफ मोल्स होता है जो भी वेट हो उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, या फिर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स दिख रहे हो या मॉलिक्यूल्स दिख रहे हो उसको 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड कर दो, या फिर जितना भी वॉल्यूम दिख रहा हो उसको 22.4 से डिवाइड कर दो। ये होता है मोल कंसेप्ट का बेसिक फॉर्मूला। इससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई हमसे कहे कि भाई ये गिवन कंपाउंड है, इसका वेट इतना है, तो मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। फिर मोल्स निकल जाएंगे तो नंबर ऑफ एटम्स भी बता सकते हैं, वॉल्यूम की टर्म्स में वो होता है। चलो भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जो भी वेट हो उसको या तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, या फिर जितने भी उसमें नंबर ऑफ एटम्स हो उसको 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड कर दो, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि उसकी जो भी वॉल्यूम हो उसे 22.4 से डिवाइड कर दें। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है जिसको हम आगे तक याद रखेंगे। ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है। जैसे अगर हमसे कोई कहे कि भाई हमारे पास 90 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड है, इसमें निकालो कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे। तो ध्यान से समझते हैं कैसे करेंगे। ऑक्सैलिक एसिड का देखो पहले तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आप जान लो। ऑक्सैलिक एसिड होते हैं COOH, ये हमारा ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है। ऑक्सैलिक एसिड ऑब्वियसली एक ऑर्गेनिक एसिड है। इसका मास कैसे निकालेंगे, इसका मास जब हम निकालेंगे तो 90 ही आएगा। तो इसको थोड़ा अलग ले लेते हैं ना, इसको हम ले लेते हैं 45। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ जाए तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी इसका गिवन वेट है, कितना गिवन वेट है 45 ग्राम गिवन वेट है, उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। इसका मॉलिक्यूलर वेट कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, ऐसे कितने हैं 1 2 3 4 4 है भाई। कार्बन कितने हैं 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं। इस तरीके से निकल जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आ जाएंगे 1/2। 1/2 मोल्स आ गए। फिर इसे हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इससे हमें पता चल जाएंगे कि ऑक्सैलिक एसिड के कितने एटम्स थे। निकाल सकते हैं हम ऑक्सैलिक एसिड के कितने एटम्स थे। बस इस नंबर को इधर भेजेंगे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स थे ना वो पता चल जाएगा। ऑक्सैलिक एसिड का मास पता था, मॉलिक्यूलर मास पता था, इनको डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स आ गया। फिर वो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 भी तो होता है। तो हमें पता चल जाएगा ऑक्सैलिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। जब हमें एक बार ये पता चल जाएगा कि ऑक्सैलिक एसिड के एग्जैक्टली मॉलिक्यूल्स कितने हैं, फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एक ऑक्सैलिक एसिड में 4 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। एक ऑक्सैलिक एसिड में 4 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। तो वही जितने भी हमारे नंबर ऑफ एटम्स आएंगे उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमसे कोई कहे कि भाई 98
या चलो 196 ग्राम H2SO4 है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड है। हमें इसमें बताना है कि कितने ऑक्सीजन एटम्स थे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या तरीका होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो भी वेट हो उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे हमें पता चलेगा हाइड्रोजन का दो हाइड्रोजन है ना, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 98 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे दो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स किसके भी इक्वल होता है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हों या जितने भी एटम हो। ये H2SO4 है तो मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, अगर अकेला सोडियम होता तो एटम लिखते। ज़्यादातर यहाँ मॉलिक्यूल्स लिखा जाएगा क्योंकि ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के साथ हम डील करेंगे। एटम्स किस किस के होते हैं, एटम्स जो है ना जो अकेले रह सकते हैं, सोडियम का एटम अकेला रह पाता है, किसी किसी के ही रह पाते हैं भाई, या तो मेटल्स या नोबल गैसेस। डिस्कस करेंगे इनके बारे में भी हम। तो अभी हम मॉलिक्यूल्स लिखने वाले हैं क्योंकि H2SO4 एक मॉलिक्यूल है, एटम नहीं। और अपॉन क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। इससे हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें पता चल जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं। हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो आएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये तो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान से देखना है ना, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का मास यूज़ कर रहा था, मॉलिक्यूलर मास यूज़ कर रहा था, तो ये तो आएंगे क्या, ये हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, फिर हम कहेंगे एक सल्फ्यूरिक एसिड में 4 ऑक्सीजन एटम है भाई, एक सल्फ्यूरिक एसिड में 4 ऑक्सीजन एटम है ना। तो इतनी सल्फ्यूरिक एसिड में कितने होंगे, इंटू 4 कर देंगे। जैसे अगर इसमें ही हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मांगा होता तो हमें पता चल गया कि सल्फ्यूरिक एसिड के इतने मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं। फिर हम कहेंगे एक सल्फ्यूरिक एसिड में तो 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, इंटू 2 कर देंगे। इस तरीके से सोचना होता है। और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, थोड़ा क्लियर होइए। जैसे हमें दे रखा है कि भाई हमारा ना 68 ग्राम अमोनिया है। 68 ग्राम अमोनिया में हमसे जैसे मांग लिया कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, तो कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 68 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 17। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, बस इसे किसके इक्वल रखने वाले हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट की इक्वल तो रख दिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन ये जो आएंगे ये आएंगे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स। फिर हमें हाइड्रोजन के एटम्स भी तो निकालने हैं। हम कहेंगे एक अमोनिया में तो 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो इंटू 3 कर देंगे। तो इस तरीके से हमें मोल कंसेप्ट का यूज़ करना है ना, मोल कंसेप्ट का इस तरीके से यूज़ करना है। वॉल्यूम का भी हम देखेंगे आगे कैसे यूज़ होगा, है ना। तो ये बेसिकली मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला हमें याद रखना है, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें दे रखा है 36 ग्राम वाटर है और इसमें हमें निकालने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालें भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, जो भी गिवन वेट है उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, 2 मोल्स आ जाएंगे, 2 मोल्स। अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स जो है वो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 के भी इक्वल होता है। तो हमें पता चल जाएगा ना कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, बस एक बार ये पता चल जाए कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे हमें पता चल जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2, ये आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। ये तो नंबर ऑफ वाटर के क्या आ जाएंगे कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स थे। अभी हम कहेंगे कि एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, तभी तो हमें पता चलेगा। देखो भाई पहले तो यही है कि हम निकाल लेंगे कि कितने पानी के मॉलिक्यूल्स थे। अब हम सोचेंगे एक पानी के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे। तो एक पानी के मॉलिक्यूल में देखा जाए तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के पास देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन का मास 16 होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स तो 8 ही होते हैं।
तो हम क्या करेंगे, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए भाई इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, एक वाटर में 10 इलेक्ट्रॉन है तो इंटू 10 कर देंगे। उस तरीके से हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास आ जाएंगे। कोई हमसे पूछे कि भाई हमारे पास ये है 52 ग्राम ऑफ He, दूसरा है 52 AMU ऑफ He, तीसरा है 52 ले लेते हैं ग्राम्स ऑफ आर्गन, ये ले लेते हैं। ठीक है, इसमें पूछिए कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसमें, इसमें एटम्स वर्ड यूज होगा क्योंकि ये तो अकेले है ना, अकेले एटम्स होते हैं। और जैसे Cl2, Br2, I2 ये सारे नॉन मेटल्स हैं, HCl, Na2SO4 ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एटम्स होते हैं। नोबेल गैसेस ज़्यादातर एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते, है ना। तो अभी हम देख लेते हैं 52 ग्राम हीलियम है, इसमें देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। 52 अपॉन हाइड्रोजन हीलियम का नंबर 2 होता है, मास होता है 4, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ये किसके इक्वल होता है, ध्यान देना, ये इक्वल होता है जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बहुत इजीली हमें पता चल जाएगा कि इसमें बस देखो वेट पता चल जाए तो हम उसमें बता सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने हीलियम के एटम्स होंगे, बता सकते हैं। ठीक है, इसमें हम बिल्कुल देखकर आराम से बता देंगे कि ये ग्राम में AMU तो सबसे कम होगा, ये लीस्ट होगा क्योंकि ग्राम और AMU में तो बहुत फ़र्क होता है, ग्राम AMU में बहुत फ़र्क होता है भाई। एक एटम का वेट AMU में निकलता है और एक मोल कार्बन एटम का वेट ग्राम में निकलता है, तो बहुत डिफरेंस होता है इनमें। तो ये तो लीस्ट होगा, भी निकालते हैं इसमें कितने होंगे। पहले इसका देख लेते हैं, इसका कैसे निकालेंगे। इसका वेट है 52, आर्गन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40। अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें तो ऑब्वियसली ये आएगा 13/10 यानी 1.3 इंटू है ना, ये 1.3 इंटू ये अवोगाड्रो नंबर है, ये 13 इंटू अवोगाड्रो नंबर है, ऑब्वियसली यही वैल्यू ज़्यादा है ना, 13 तो 1.3 से ज़्यादा ही होता है ना। अब इसको देख लेते हैं, तो फर्स्ट नंबर पर ये है, सेकंड नंबर पर ये है, थर्ड नंबर पर ये है। अब हम चेक कर लेते हैं इसे, इसमें कितने होने चाहिए। हम कहेंगे एक हीलियम एटम का तो हमें पता ही है, एक हीलियम एटम का वेट पता है क्या होता है, 4 AMU होता है। एक हीलियम एटम का वेट 4 AMU होता है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं यूनिटरी, बहुत यूज होने वाली आ गई है। 1 AMU में 1/4 हीलियम एटम होते हैं। तो भाई 52 AMU में क्या होगा, 52 AMU में 1/4 इंटू 52, 13 एटम्स बस। ठीक है, तो 13 एटम्स, इसमें देखो कितने सारे हैं, 1.3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है भाई, AMU को समझ पा रहे हैं हम कि एक हीलियम एटम में 4 AMU मास होगा, एक हीलियम एटम का जो मास होगा वो 4 AMU होगा। भाई अब अगर हमसे कोई कहे कि CO2 है, इस CO2 में ना 8 ग्राम ऑक्सीजन है, बताओ कितना CO2 होगा, या CO2 के कितने मोल्स होंगे, या CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो कैसे निकालेंगे हम इसे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। देखो हम ना थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा यूनिटरी का, है ना। तो यूनिटरी कैसे लगाते हैं, हम कहेंगे भाई 12 ग्राम कार्बन जब वो 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 44 ग्राम CO2 बनाता है, बस थोड़ी सी बात है ना। अब अगर इसका 8 ग्राम है तो कितना CO2 होगा, यही निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है अगर ऑक्सीजन 32 ग्राम है तो 44 ग्राम CO2 बन रहा है। अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन होता तो क्या बनता, 44/32 ग्राम CO2 बनता। अब हमें पता है कितना ग्राम ऑक्सीजन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो कितना बनेगा 44/32 इंटू 8।
11 ग्राम CO2 बन जाएगा, 11 ग्राम CO2। ऐसी कोशिश करते हैं ना। जैसे अगर हमसे कोई कहे CH4 है हमारे पास, इस CH4 में अगर मेरे पास 24 ग्राम कार्बन है तो कितना CH4 होगा। कुछ भी नहीं करना, बस हमें ये समझना है कि 12 ग्राम कार्बन 4 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 16 ग्राम CH4 बनाता है। मतलब इसका 12 ग्राम, इसका 16 ग्राम बना रहा है, क्योंकि हमसे ना हाइड्रोजन का तो पूछा ही नहीं है, पूछा होता तो ज़रूर लेते हैं। अभी क्या है कि भाई 12 ग्राम कार्बन जो है वो 16 ग्राम CH4 बना रहा है। तो 24 ग्राम कितना बनाएगा, पहले 1 ग्राम कितना बनाएगा 16/12, फिर 24 ग्राम कितना बनाएगा, भाई इसका 1 ग्राम कितना बनाएगा 16/12, तो इसका 24 ग्राम कितना बनाएगा 16/12 × 24। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनको हमें समझना थोड़ा सा ज़रूरी है ना। अगर हमसे कोई कह दे, हमें देखो एक बात तो क्लियर हो रही है कि अगर हमें ये पता चल जाए, जैसे कि हमें पता चल जाए कि ये हमारा अमोनिया है, अमोनिया में अगर मुझे पता चल गया हाइड्रोजन 5 ग्राम है, तो मैं बता सकती हूँ अमोनिया का पूरा वेट कितना होगा। अच्छा, मेरा अमोनिया का पूरा वेट निकल जाएगा तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स भी निकल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद मैं नंबर ऑफ एटम्स तक निकाल सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है हाइड्रोजन 5 ग्राम है, हाइड्रोजन 5 ग्राम में मैं कहूँगी कि भाई इसका तो 14 ग्राम, इसके तो 3 ग्राम से रिएक्ट करके इसका 17 ग्राम देता है। ठीक है भाई, अब हमें पता है अमोनिया और इसका पूछा है ना। देखो 3 ग्राम हाइड्रोजन 17 ग्राम अमोनिया देता है। 1 ग्राम कितना देगा 17/3। 5 ग्राम कितना देगा 17/3 × 5। जैसे 5 ग्राम गिवन है ना, पहले लिखेंगे 3 ग्राम हाइड्रोजन 17 ग्राम अमोनिया देता है, फिर बताएंगे कि 1 ग्राम कितना देता है, फिर निकालेंगे 5 ग्राम कितना देता है। इस तरीके से हमारा निकल जाएगा। तो मतलब अगर मुझे बस इस पूरे में हाइड्रोजन का वेट पता हो तो मैं बता सकती हूँ पूरे अमोनिया का वेट कितना होगा। और एक बार मुझे अमोनिया का वेट पता चल जाए तो मैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके अमोनिया के मोल्स निकाल सकती हूँ, फिर अमोनिया के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकती हूँ कि अमोनिया के टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो कितनी सारी चीज़ें निकल सकती हैं। अगर यही जैसे हमारा अमोनिया है, इस अमोनिया में दोनों का वेट दे दिया जाए, जैसे अगर हमें दे दिया कि भाई हमारे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन है और 10 ग्राम हाइड्रोजन है, अब दोनों का वेट दे दिया, मुझे पता है मुझे अमोनिया को निकालने के लिए ना किसी एक का भी वेट दिया हो तो भी मैं निकाल सकती हूँ। अगर मुझे दोनों के वेट गिवन है, नाइट्रोजन के भी हाइड्रोजन के भी, तो कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, है ना। ये हमारा थोड़ा सा लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आ जाता है। इसे हम डिटेल में चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस पर। हमें पता है इसका 28 ग्राम इसके और इसका 10 ग्राम है ना, हमें पता है इसका 14 ग्राम तो पहले इसके 3 ग्राम से रिएक्ट करके 17 ग्राम अमोनिया देता है। इसका 14, इसका 3 और इसका 17 ग्राम बन जाता है। तो अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि इसका 1 ग्राम क्या देगा 3/14, इसका 28 ग्राम क्या देगा 3/14 × 28, 6 ग्राम। हमें ये पता चल गया, पहले हमने इन दो वैल्यूज़ को ही चेक करा। हमने कहा कि भाई इसका 28 ग्राम तो इसके 6 ही ग्राम से रिएक्ट कर सकता है, तो ये 10 ग्राम है अवेलेबल, कोई बात नहीं। बाकी जो 4 ग्राम होगा, बाकी जो 4 ग्राम होगा वो वेस्ट चला जाएगा। कोई इसमें दिक्कत वाली, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना भाई। हमें पता है इसका 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से रिएक्ट करता है, तो इसका 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से रिएक्ट करेगा, बाकी इसका 4 ग्राम वेस्ट चला जाएगा, बाकी इसका 4 ग्राम ना वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, और मतलब इसका 28 और मतलब इसका 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से रिएक्ट करके कितना बनाएगा, हमें पता है इसका 14 ग्राम इसका 17 बनाता है, तो 28 कितना बनाएगा 34। ठीक है भाई। अगर ये होता जैसे 2 ग्राम, फिर कैसे करते, हमें पता है इसका 14 ग्राम इसके 3 ग्राम से रिएक्ट करके 17 ग्राम अमोनिया बनाता है भाई। तो इसका 14 ग्राम इसके 3 ग्राम से, पहले इन दो वैल्यूज़ को ही चेक करते हैं कि इसका 14 ग्राम इसके 3 ग्राम से रिएक्ट करता है, तो इसका 28 ग्राम इसके 4 ग्राम से रिएक्ट करेगा,
डबल ही तो करा, ये तो सॉल्व करना आसान है ना। इसके 14 ग्राम इसके 3 ग्राम से रिएक्ट करता है, तो इसका 28 ग्राम इसके किससे रिएक्ट करेगा, इसके किससे रिएक्ट करेगा बताओ, 6 ग्राम से रिएक्ट करेगा। 14 ग्राम 3 ग्राम से रिएक्ट करता है, तो 28 ग्राम 6 ग्राम से रिएक्ट करेगा। हमें पता चल गया 6 ग्राम से रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन हमारे पास अवेलेबल तो सिर्फ 2 ग्राम से। बाकी 4 ग्राम आएंगे कहाँ से, है ही नहीं हमारे पास, आएंगे ही कहाँ से। इनमें कम कौन है, हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कम कौन है। कम है ये होना चाहिए। देखो अगर ये 14 3 से रिएक्ट करता है, तो इसका 28 जो है, इसका 28 जो वो 6 से रिएक्ट करेगा। 6 तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो सिर्फ 2 ग्राम अवेलेबल है। बाकी 4 ग्राम कहाँ से लाएंगे, ला तो नहीं सकते ना, वेस्ट बच जाए वो कोई बात नहीं है, लेकिन कम पड़ रहे हैं तो हम कम के हिसाब से ही रिएक्शन करते हैं। हम अब उल्टा अप्रोच करेंगे। उल्टा अप्रोच मतलब हम कहेंगे भाई 3 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 14 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है। फिर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई 1 ग्राम हाइड्रोजन 14/3 से करेगा। फिर हम क्या बोलेंगे, फिर हमारे पास हाइड्रोजन है कितना, हमारे पास हाइड्रोजन है 2 ग्राम। लगभग 9 ग्राम आ जाएगा, लगभग 9 ग्राम। और हमारे पास अवेलेबल कितना है भाई, हमारे पास 14 ग्राम हमारे पास 28 ग्राम अवेलेबल है। बाकी सारा वेस्ट जाएगा, बाकी सारा हमारा वेस्ट जाएगा। हमें क्वेश्चन कम के हिसाब से करना होता है। हम जो क्वेश्चन है, जैसे अब CH4 ले लेते हैं ना, CH4 मीथेन है, हमें दे दिया CH4 में ना कार्बन हमारा पता है कितना है, कार्बन है 24 और हाइड्रोजन है 3 ग्राम। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका जो, वैसे तो इसका 12 ग्राम इसके 4 ग्राम से रिएक्ट करके इसका 16 ग्राम देता है। 12 ग्राम कार्बन 4 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 16 ग्राम मीथेन देता है वैसे तो। अभी इसका अगर 24 ग्राम है तो इसका 24 है तो इसका 8 ग्राम, इसका 32 होना चाहिए। सब डबल हो गए, यूनिटरी लगाया, कुछ ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है। कि अगर इसका 12 इसके 4 से करता है तो इसका 1 4/12 से करेगा, 24 8 से करेगा। ठीक है, थोड़ा यूनिटरी लगा लिया हमने। तो इसका 24 ग्राम इसके 8 ग्राम से रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन है सिर्फ 3 ग्राम। आप कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन, सिर्फ 3 ग्राम अवेलेबल है, 5 ग्राम हम कहीं से ला तो नहीं सकते ना। तो हम कम के हिसाब से, ये होना 8 ग्राम चाहिए, है 3 ग्राम, कम है ये कम, इसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्वेश्चन को कम के हिसाब से ही सॉल्व करते हैं, है ना, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो अब हम क्वेश्चन का अप्रोच चेंज करेंगे। हम कहेंगे भाई 4 ग्राम जो हाइड्रोजन है ना वो 12 ग्राम कार्बन से रिएक्ट करता है। 4 ग्राम हाइड्रोजन 12 ग्राम कार्बन से रिएक्ट करता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करेगा, 12/4 ग्राम कार्बन से। 3 ग्राम हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करेगा, यानी 9 ग्राम से करेगा। 9 ग्राम से करेगा, हमारे पास अवेलेबल कितना है 24 है, तो बाकी वेस्ट जाएगा। वेस्ट कितना जाएगा, 24 है, 9 यूज हो रहा है, बाकी जो भी बचा वो सारा वेस्ट जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमें अगर देखो एक का वेट पता है तो हम पूरे मॉलिक्यूल का वेट, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह सब निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें दोनों का वेट गिवन हो तो एक बार हम चेक कर लेंगे कि कम कौन सा है, जितना होना चाहिए उससे कम कौन सा है, और हम कम के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। हम कम के हिसाब से फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।